नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे समुच्चय और इसकी कुछ प्रॉपर्टी। आज की क्लास में अपन इनको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम क्या है? तो यदि आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये इसके बराबर होता है कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, और जो यूनियन है वो किसमें चेंज हो जाता है? इंटरसेक्शन में। तो दोनों वैल्यू है वो क्या आती है? अपनी बराबर आएगी। तो ये है अपना डी मॉर्गन नियम। दूसरा इसमें है कि यदि आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो किसके बराबर हो जाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी जब आप अलग अलग कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज हो जाता है और यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन नियम। एक अपने पास फॉर्मूला है कि यदि आप ए में से बी यूनियन सी घटा रहे हो तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि ए में से बी घटा दो और ए में से सी घटा दो। यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और यदि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। और ये अपन इजीली प्रूव कर सकते हैं वेन डायग्राम की सहायता से। तीसरा अपने पास में ये है कि यदि ए यूनियन बी में से आप सी घटा रहे हो तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। अब देखिए इनको प्रूव कैसे करते हैं। यदि अपने को ए माइनस बी यूनियन सी बराबर दिया हुआ है अपने पास में, ये कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इसके बराबर होता है। ये बात है। तो देखिए अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो अपन इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। जब अपन इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा ए, ये अपने पास में आ जाएगा बी, और ये अपने पास में आ जाएगा सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है? ए में से क्या घटा रहा है? बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी कौन सी जगह आएगी? बी यूनियन सी ये सारी जगह आ जाएगी। ये अपनी क्या आ गई? बी यूनियन सी। अब किसमें से घटाना है अपने को? ए में से। ए में से यदि बी यूनियन सी घटाना है तो कौन सी चीज़ घट जाएगी? जो बी और सी के अंदर है वो घट जाएगी। तो अपने पास में एरिया कौन सा बच गया? ये वाला एरिया अपने पास में जो है, ये वाला एरिया बच गया। तो अपना जो सोल्यूशन है वो कौन सा आ गया? ये वाला एरिया अपना क्या आ गया? सोल्यूशन पूरा का पूरा। तो ये वाला एरिया है वो अपना क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। अब अपन राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं। ये क्या कह रहा है? ए, ये क्या कह रहा है? बी, और ये क्या कह रहा है? सी। ये दोनों ए बी सी को दर्शाते हैं। अब देखिए पहला कह रहा है ए में से बी घटा दो। ए में से बी घटाओगे तो कौन से अवयव घट जाएंगे? ये वाला एरिया आ गया। बी घटा दिए, यानी ए में से कौन से अवयव घटा दिए? जो बी के अंदर है वो वाले अपने घटा दिए। तो अपने पास में ये वाला एरिया आ गया। फिर कह रहा है ए में से सी घटा दो। तो ए में से जब सी घटाओगे तो अपने पास एरिया कौन सा आ गया? ए में सी घटाओगे तो एरिया आ गया ये वाला। ये वाला एरिया यानी सी वाले अवयव घटा दोगे। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन अपने पास में क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन वाला एरिया आ गया ये अपना इन दोनों का क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया, जो किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। देखो वेन डायग्राम से दोनों चीज़ें क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को वेन डायग्राम की सहायता से प्रूव इजीली कर सकते हो। अब इसके बाद में अपने पास में ये आता है कि जो भी अपने को कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने नंबर होंगे, इंटरसेक्शन में कितने होंगे, और कई बार पूछता है आपको ए कॉम्प्लीमेंट में नंबर कितने होंगे। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? वेन डायग्राम। देखिए अपन पहले करते हैं दो वाले, जिनके अंदर दो अवयव आते हैं, यानी ए और बी। इनका इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए ये अपने पास में दिया हुआ है ए और बी।
ये अपने पास में ए है और ये अपने पास में बी है। यदि आपसे पहला चीज़ पूछे कि आप ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो, तो देखिए जो सिर्फ ए वाला पार्ट है वो हो जाएगा 1 नंबर, कॉमन वाला भाग है उसको अपन मान लेते हैं 2 नंबर, और जो सिर्फ बी का भाग है उसको मान लेते हैं 3 नंबर। अब अपने को पूछा है एन ए यूनियन बी को निकालना है अपने को, तो देखिए एन ए यूनियन बी क्या होगा, पहले दूसरे और तीसरे का योग, यानी कि आप एन ए को जोड़ दीजिए प्लस एन बी को जोड़ दीजिए, यानी दोनों के। तो इसमें देखो जब आपने एन ए को जोड़ा यानी ए के अवयव जोड़े तो 2 वाला भाग आ गया, जब बी वाले अवयव को जोड़ा तब भी क्या आ गया, 2 वाला भाग आ गया। तो 2 वाला भाग कितनी बार आ गया, 2 बार, तो आपको एक बार घटाना पड़ेगा, तो आप इसमें से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दोगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको पूछे दूसरा कि केवल ए ए केवल ए में कितने अवयव होंगे, ये आपसे पूछे, यानी कॉमन वाला भाग नहीं आना चाहिए, तो केवल एन ए वाले अवयव हैं उनमें से अपन कौन से अवयव घटा देंगे, 2 वाले अवयव घटा देंगे, क्योंकि 2 वाले में बी भी है और ए भी है, अपने को चाहिए केवल एक ए चाहिए, इसलिए अपन जो कॉमन वाला पार्ट है वो घटा देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, केवल ए वाले अवयव आ जाएंगे। इसी तरीके से यदि आपको पूछे केवल बी वाले, तो यहाँ पे यदि केवल बी पूछे तो ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, केवल बी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी बी के अवयव में से आप कॉमन वाला एरिया है वो हटा दोगे तो आपके पास में ये आ जाएंगे। ये तो हो गया अपनी 2 के लिए बात। लेकिन कई बार आपसे पूछे 3 समुच्चय हैं उनके लिए भी आपको पूछ लेता है, तो ये भी आपको किससे करना है, वेन डायग्राम से ही करना है। वेन डायग्राम बना लीजिए, तीनों समुच्चयों के वेन डायग्राम मैंने बना दिए। अब जो नंबर दे दीजिए, देखो ये केवल ए वाला को मान दे दिया 1 नंबर, केवल सी वालों को 2, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी, और इसको दे दिया मैंने नंबर 3। कॉमन वाले पार्ट हैं, इसको दे देते हैं 4, 5, 6, और जो तीनों में कॉमन है उसको दे देते हैं 7। अब देखो अपने को पहला ही पहला निकालना है कि आप ए यूनियन बी यूनियन सी इसमें अवयवों की संख्या बताओ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों एलिमेंट के जो अवयव हैं उनको जोड़ दो, तीनों समुच्चय के जो एलिमेंट हैं उनको जोड़ दो, तो ये हो गया एन ए एन बी प्लस एन सी। अब देखिए जब आपने जोड़ दिया तो आप देख रहे होंगे कि जब आपने बी के अवयव जोड़े तब भी ये 4 वाला भाग है जो बी और सी में कॉमन है ये आ गया, और ए और बी में कॉमन है ये वाला भाग आ गया। जब आपने सी जोड़ा तब भी ये जो 4 वाला भाग है ये आ गया, और 6 वाला भाग है ये जब ए जोड़ा तब भी आ गया। यानी जो दोनों में कॉमन अवयव है वो कितनी बार आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं, तो आपको एक ही बार लेना है, सिर्फ एक बार घटाना पड़ेंगे, तो आप एक बार इसमें से सबके जो कॉमन है वो हटा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी, आप इसको इधर लिख लीजिए, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये घटा दिया आपने। तो अब अपने पास देखो, आप जब आपने घटाया तो जब आपने 3 बार घटाया तो जो तीनों में कॉमन पार्ट है 7 नंबर वाला, ये कितनी बार घट गया, 3 बार घट गया। और जब आपने एन ए जोड़ा था, बी जोड़ा था, सी जोड़ा था, तब ये 3 बार जुड़ा था, जो तीनों में कॉमन वाला पार्ट है वो 3 बार जुड़ा था, और अब क्या हो गया, वो 3 बार घट गया, यानी वो तभी एक बार भी शामिल नहीं हुआ, 3 ही बार जोड़ा, 3 ही बार घटा दिया, लेकिन एक बार तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा, इसलिए उसको अपन क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास में आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इस तरीके से आपको बाकी भी जो भी पूछे वो आप इजीली बता सकते हो। कैसे करना है, वेन डायग्राम बनाना है आपको, और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें, ये अपने पास में समुच्चय है तीनों का, एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको पूछे केवल ए, केवल ए, तो देखिए केवल ए पूछे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एन ए जोड़ दोगे। अब केवल ए में देखो बी के साथ इंटरसेक्शन वाला भाग भी आ रहा है
और ए का और सी का इंटरसेक्शन वाला भाग भी आ रहा है। ये दोनों आप घटा दोगे केवल ए में से, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ माइनस एन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, सॉरी ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। लेकिन जब आपने दोनों घटाई तो आप देख रहे हो जो तीनों में कॉमन पार्ट है दोनों, वो आपने 2 बार घटा दिया, जबकि आपको कितनी बार घटाना था, एक ही बार घटाना था। भाई आपने एन ए में काउंट किया था सिर्फ एक बार, तो आपको उसको घटाना भी कितनी बार था, एक ही बार घटाना पड़ेगा। आपने कितनी बार घटा दिया उसको, 2 बार घटा दिया, इसलिए आपको एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास में आ जाएगा केवल ए वाले अवयव। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली, और इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही मतलब आपसे और भी पूछ सकता है, केवल बी या यथार्थ केवल एक पूछ लिया आपसे कई बार, जैसे मान लो ये है मेरे, और भी बाकी आपसे पूछ सकता है, केवल बी पूछ ले, केवल ए यूनियन बी पूछ ले, तो जो भी आपसे पूछे वो आप इसमें से इजीली बता सकते हो। दूसरा इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन कई बार आता है ना कि ए में इतने इतने लोग हिंदी पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इतने लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी शुरू करने हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो तीनों के अंदर कॉमन पार्ट है उसको नंबर दोगे। सबसे पहले जो आप, यदि आपके पास में नंबर दिया हुआ है कि तीनों के ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम में इनकी संख्या लिखोगे, उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन उसके हिसाब से करोगे। और यदि नंबर नहीं दिया हुआ है, कुछ मानना है, तब आप इसको एक्स मानोगे, तो भी सबसे पहले आपको मानना, जो भी वैल्यू मानते हो, एक्स मानते हो, ए के बराबर मानते हो, बी के बराबर, वो भी किसको मानना है, जो तीनों के अंदर कॉमन पार्ट है उसको ही मानना है। फिर उसके हिसाब से आप बाकी की सारी कैलकुलेशन करोगे। ये अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन है अपना, तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है, 60 व्यक्ति में से 60 व्यक्तियों में से 25 लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, और 26 लोग ऐसे हैं जिनको तेलुगु आती है, और 26 लोग ही ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है। नौ लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। 11 लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है और साथ में तेलुगु भी आती है। फिर 8 इसमें से ऐसे लोग हैं जिनको तेलुगु आती है और इंग्लिश आती है। इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती है, यानी कि उनको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तेलुगु भी आती है। ये हो गए 3 लोग। तो आपने से पहला क्वेश्चन इसमें से पूछा है, पहला इसमें से पूछा है कम से कम एक भाषा बोलने वाला, कम से कम एक भाषा, मतलब 60 लोग हैं, उनमें से कम ऐसे कितने लोग हैं जो एक भाषा बोलते हैं, यानी कम से कम वो एक भाषा बोलते हैं। ज़्यादा हो सकता है वो 2 भी आती हो, 3 भी आती हो। यदि अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया वेन डायग्राम, ये हो गई हिंदी, ये हो गई इंग्लिश, और ये हो गई इनकी तेलुगु। हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन शुरू करोगे, सबसे पहले आप देखो तीनों भाषा कौन बोल रहा है, तो तीनों भाषा बोलने वालों की संख्या है 3, तो जो तीनों वाला बोलने वाले संख्या है वो दिखा दीजिए 3। अब आप शुरू कीजिए 2-2 भाषा बोलने वाले। इंग्लिश और तेलुगु बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश और तेलुगु बोलने वाले टोटल है 8। तो देखो जो तीनों भाषाएं बोलते हैं वो भी तो क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश और तेलुगु बोल रहे हैं। भाई जो 3 लोग हैं जिनको तीनों भाषाएं आती है, उनको 2 भाषा तेलुगु और इंग्लिश तो आती है, इसलिए उस 8 में से 3 लोग तो ऐसे हो गए जिनको तीनों भाषाएं आती है। बच गए कितने, 5। तो तेलुगु और इंग्लिश जानने वाले, सिर्फ तेलुगु इंग्लिश जानने वाले कितने हो गए, 5। अब देखिए हिंदी और तेलुगु जानने वाले कितने हैं, 11 लोग हैं। इन 11 में वो भी लोग हैं जिनको तीनों भाषाएं आती है, यानी 3, तो 11 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया, 8। अब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 9। 9 में से 3 लोग तो ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं, तो ये भी हिंदी इंग्लिश तो जानते हैं। कितने लोग बच गए, 6। 6 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कितनी आती है, हिंदी आती है और साथ में इंग्लिश आती है। अब अपन
अकेले वाले देखते हैं। हिंदी वाले कितने हैं? टोटल 25 लोग हैं। तो देखिए इन 25 में ये जो 6 लोग हैं हिंदी इंग्लिश वाले, ये भी, इनको भी हिंदी आती है। जो 8 लोग हैं जिनको हिंदी तेलुगु आती है, इनको भी हिंदी आती है। और तीनों भाषाएं आती है, उनको भी क्या आती है? हिंदी। तो इन तीनों को अपन इसमें से घटा देंगे, वो क्या बन जाएंगे? केवल हिंदी वाले बन जाएंगे। तो आप 25 में से 9 17 घटा दीजिए, कितने बच गए? 8। 8 ऐसे लोग बच गए जिनको क्या आती है? सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी आप कितने हैं? टोटल 26 हैं, उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, 3 ऐसे हैं जिनको तीनों आती है, और 5 ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश और तेलुगु दोनों आती है। तो बाकी कितने बच गए अपने पास में? 10 लोग बच गए। और ऐसे ही तेलुगु वाले कितने बच गए अपने पास में? 12 लोग बच गए। तो ये अपनी हो गई कैलकुलेशन। तब कम से कम एक भाषा बोलने वाला, तो कम से कम एक भाषा बोलने वाला यानी इस वेन डायग्राम के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो कम से कम एक भाषा तो बोल ही रहे हैं। इन सब का टोटल यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 10 कितना हो गया? इनकी कैलकुलेशन आप करोगे तो टोटल कितनी आ जाएगी? 52। तो 52 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ मतलब एक भाषा तो आती ही है। अब इसमें से आपसे पूछे कि मान लो ऐसे लोग कितने हैं जिनको कोई भाषा नहीं आती, तो कोई भाषा नहीं वाले टोटल कितने थे? 60। 60 में से 52 घटा दो, कितने आ गए? 8। तो इनको कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं। अब यहाँ से अपने पास एक चीज़ समझ में आई कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे तो आप तीनों का यूनियन यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी कभी भी टोटल नंबर के बराबर नहीं करोगे। यानी कई बार आप किसी में जल्दबाजी में क्या करते हो, उनको 60 व्यक्ति हैं, वो क्या मान लेते हो? ए यूनियन बी यूनियन सी। आपको लगता है कि 60 व्यक्ति हैं, इनको कोई न कोई भाषा तो आती होगी जब इनकी बात करें, लेकिन देखो 8 लोग ऐसे मिल गए जिनको कोई भाषा नहीं आ रही है। तो आप तीनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं करोगे जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए। तो इस तरीके से आप पहले वेन डायग्राम बना लो। अब इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। कम से कम एक बोलने वाले कितने, भाषा बोलने वाले कितने हो गए? 52। सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? तो आपसे पूछे तो बता दोगे 8। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? तो 10। सिर्फ तेलुगु वाले कितने हो गए? 12। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानने वाले कितने हो गए? 6। सिर्फ तेलुगु और इंग्लिश जानने वाले कितने हो गए? 5। और सिर्फ हिंदी और तेलुगु जानने वाले कितने हो गए? 8। कोई भी क्वेश्चन पूछे, जो भी आपसे पूछे आप बता सकते हो। और आपसे ऐसे पूछ ले केवल एक भाषा, यथार्थ एक भाषा जानने वाले, आपसे क्वेश्चन पूछे कि यथार्थ एक भाषा, एक भाषा बोलने वाले, यथार्थ एक भाषा बोलने वाले कितने, यानी सिर्फ और सिर्फ केवल एक भाषा बोलने वाले। तो देखिए 8 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो 8 आ गया पहला। दूसरा, 10 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो 10 आ गया। प्लस 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोल सकते हैं, तो 12 ये आ गया। टोटल 20 लोग, 30 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल सिर्फ एक भाषा बोलते हैं। तो अपने पास या पूछ ले आपको यथार्थ सिर्फ और सिर्फ 2 भाषा जानने वाले, तो हिंदी और इंग्लिश जानने वाले 6 हैं, और हिंदी और तेलुगु जानने वाले 8 हैं, और तेलुगु और इंग्लिश जानने वाले 5 हैं। तो इनको जोड़ दोगे आप, यानी क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन पूछे आप फिर इजीली कर सकते हो। बस आपको शुरू कहाँ से करना है कि जो तीनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सबसे पहले कैलकुलेशन लेना, उसके हिसाब से बाकी सारी कैलकुलेशन लिख देना, फिर जो भी क्वेश्चन पूछे उसके जोड़ बाकी आप कर लेना। तो जब भी आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आए कोई भी, तो आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उस वेन डायग्राम की सहायता से आप इजीली सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हो। 2 चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि जो वेन डायग्राम में आप ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हो वो कभी भी यूनिवर्सल सेट के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक क्वेश्चन में ना दे उसको पूरा यूनिवर्सल सेट ना माने। दूसरा, आपको वेन डायग्राम बनाते टाइम सबसे पहले तीनों का जो इंटरसेक्शन है उस वाली संख्या को डिनोट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी कैलकुलेशन करनी है, और फिर आप अगर नंबर पूछता है, फॉर्मूला पूछता है, कुछ भी पूछे आप इजीली कैलकुलेशन कर लोगे। तो आपको जो भी ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इनके क्वेश्चन पूछेगा तो वो सारे सही हो जाएगा। बस मेथड यही है, आपको एक ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है, अपने को कैलकुलेशन करनी है, तो अपने को मेथड पता होना चाहिए। बस अपना काम इतना ही। इसके बाद में कुछ पावर सेट की प्रॉपर्टी है, अपन वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट का इंटरसेक्शन यदि आप ए के साथ में लेते हो और फिर उसका पावर सेट ले लेते हो, और यदि आप उनका अलग अलग लेते हो तो ये प्रॉपर्टी क्या आती है? दोनों की वैल्यू बराबर आती है। लेकिन यदि आप ए यूनियन बी का पावर सेट लेते हो तो वो किसका सबसेट होता है कि आप पावर सेट ए का लीजिए, बी का लीजिए, फिर उसका यूनियन कर दीजिए, उसके बराबर होता है। और यदि देखिए ए है वो सबसेट है किसका? बी का, तो पावर सेट ए भी किसका सबसेट होगा? पावर सेट बी का। और जो अपन ने इक्वलिटी बात वाली बात करी थी वो पावर सेट ए माइनस बी और
ए सिमेट्रिक अंतर बी इनके लिए भी लागू नहीं होती है, तो इनके लिए इक्वल टू का साइन आया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आई कहाँ से, तो अपन ये देखते हैं कि आई कहाँ से क्यों बराबर नहीं हो रही। पहली प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर, थोड़ा इनका प्रूफ नहीं है, अपन थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ऊपर से ही देख लेते हैं। और देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से अवयव आएंगे, वो किसका सबसेट होगा, ए का भी होगा और वो सबसेट किसका होगा, बी का भी होगा। इंटरसेक्शन में किसका होगा, ए और बी का ही सबसेट होगा। फिर उसके आप पावर सेट बनाओगे और देखो अलग अलग बना रहे हो तब भी आप क्या होगा, समुच्चय ए के अवयव के समुच्चय बनाओगे और इसके बी का बनाओगे। तो देखिए यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी का बना रहे हो तो वो किसका सबसेट है, ए का भी है बी का भी है। यानी कि जो भी आप उपसमुच्चय बनाओगे वो ए के अवयव से बन रहा है और कुछ बी के अवयव से बन रहा है, यानी ए या बी के अवयव से बन रहा है। और यहाँ भी आप दोनों का अलग अलग बना रहे हो, फिर इंटरसेक्शन ले रहे हो तो यहाँ जो कॉमन आएगा वही यहाँ पे कॉमन आने वाला है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। दूसरा क्या पावर सेट ए और यूनियन पावर सेट बी, इसका सबसेट होता है पावर सेट ए यूनियन बी। ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए होता है, आप एक सेट ले लीजिए 1 2 3, इसका यदि आप पावर सेट बनाओगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 3 आ गया ना, 2 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2 3, ये इसका पावर सेट आ गया। पावर सेट यदि आपने बी समुच्चय ले लिया 3 और 4, तो आप बी के पावर सेट बनाओगे क्या आएगा, एक तो आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 3 4। अब क्या कर रहा है ये, आप इनका यूनियन लोगे, पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी, इनका यूनियन लोगे तो देखो इन सारे सेट का क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। यानी कि एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर ये 3 तो कॉमन ही है तो ये इसके अंदर कट हो जाएगा, एक ही बार लेना है, और ये बाकी 2 एलिमेंट और आ जाएंगे। तो आप जब इसका यूनियन लोगे तो अपने पास में कौन सा सेट आ जाएगा, ये वाला पूरा सेट है यूनियन में आ जाएगा। लेकिन आप पहले क्या कर रहे हो, पावर सेट ए यूनियन बी का पहले यूनियन ले रहे हो फिर पावर सेट ले रहे हो, तो देखो जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, ये आपके पास यूनियन आ जाएगा। तो अब इसके आप सबसेट बनाओगे तो देखो इसमें सबसेट बनेगा वो 4 एलिमेंट वाला सबसेट भी बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 तीनों को चारों को साथ लेके भी तो आप बनाओगे ना, तो एक तो एक्स्ट्रा यही होगा यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर तो 3 से ज़्यादा वाला कोई समुच्चय नहीं बन रहा, तो इसके अंदर जब आप इसका लेते हो तो ये इसका क्या होता है, क्योंकि आप देखो एक भी आएगा उसमें 2 वाला भी बनेगा, 3 वाला भी बनेगा, 1 3 भी आएगा इसके अंदर, 1 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, और इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें 1 4 भी आएगा, 1 3 2 4 भी आएगा, 3 4 भी आएगा, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ये इसका क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है, बराबर होना जरूरी नहीं है, कुछ स्पेशल केस में हो सकता है बराबर हो जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें इक्वलिटी है वो कभी भी होल्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती ये आप समझ ही गए होंगे, जब यूनियन ले लेते हैं तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए और बी से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपके पास में कुछ ज़्यादा एलिमेंट के तो समुच्चय उपसमुच्चय बन जाएंगे वो हो जाएंगे, और कुछ उनके आप लेके बनाओगे तो उसके भी हो जाएंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब आपके पास उपसमुच्चय उसमें मिलेंगे, इसलिए इसका क्या होता है, सबसेट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि ए का आप बी का वो है सबसेट, तो आपको ये तो यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि जो पावर सेट ए है वो भी किसका होगा, पावर सेट बी का सबसेट ही होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट का आप क्या बनाओगे, सारे वो उपसमुच्चय बनाओगे, वो उसमें से आपके पास क्या आ जाएंगे, ए क्या आ जाएंगे, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है। तो बी के अवयव को जो भी आप उनको लेके बनाओगे उसमें सारे ए वाले उपसमुच्चय तो आने ही है, और बी के कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, पावर सेट ए है वो किसका हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। और इन पे एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कई बार कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पहला इसमें पूछते हैं कि पावर सेट ए यूनियन बी बराबर पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट ए यूनियन पावर सेट बी। दूसरा पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। तीसरा इसमें से पूछ लेते हैं पावर सेट ए माइनस बी बराबर पावर सेट ए माइनस पावर सेट बी। चौथा आपसे पूछ लेते हैं पावर सेट ए सिमेट्रिक अंतर बी
बराबर पावर सेट ए सिमेट्री डिफरेंस। कौन सा सत्य है? दूसरे वाला ऑप्शन। इक्विलिटी सिर्फ दूसरे वाले में होल्ड होती है, पहले में ऐसा जरूरी नहीं है। अपन ने देख लिया कि क्यों जरूरी नहीं है। और आप इनको एग्जाम्पल देख के कोई भी आप सेट ले लीजिए, उनके हिसाब से चेक भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलिटी सिर्फ और सिर्फ किस में होल्ड होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इक्वलिटी होल्ड होती है, बाकी में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में प्रॉपर्टी रखनी है घात समुच्चय की। और आप अब ये अपनी एक चीज़ इसमें बच गई जो आपको मैं बताता हूँ। वैसे तो अपने को एग्जाम में ऐसा मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, लेकिन कई बार आपको देखो क्या होता है, जैसे ये दिया हुआ है पावर सेट नहीं सर, ए दिया हुआ है, फिर इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, फिर यूनियन दिया हुआ है, और फिर आपको मान लो सी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये मान लो आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके के दिए हुए। तो आपने एक अपना नियम होता है मैथ में, बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा होगा कि आप मतलब जब मैथ को सोल्व करते हो तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हो, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को। तो इसी तरीके से जब सेट के अंदर आप कैलकुलेशन करते हो तो लगभग अपने क्वेश्चन आते हैं उनमें तो अपना कोष्टक लगा के मिलते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है आपको कोष्टक ना दे, तो कोष्टक लगाने के इसमें क्या नियम है कि सबसे पहले आप एक तो कैलकुलेशन जो भी आपको करनी है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट। सेम अगर आपने पास में संक्रिया आती है तो आप किस में करोगे? लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले लेफ्ट साइड से अपना शुरू करना और कहाँ तक जाना है राउट, यानी इस एरो में आप चलोगे लेफ्ट टू राइट। दूसरा, आप सबसे पहले आप शुरू को जो सोल्व करोगे वो करोगे कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट को यानी पूरक जो समुच्चय होता है उसको सोल्व करोगे। उसके बाद में आप क्या करोगे? इंटरसेक्शन वाला जो यानी सर्वनिष्ठ वाला जो होता है इंटरसेक्शन वाला, उसको आप सोल्व करोगे। और उसके बाद में आप सोल्व करोगे यूनियन को, यानी कि संघ। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी होती है। ज़्यादातर अपने पास में ऐसे कोष्टक लगा के देखा आपको कि पहले आप इस कोष्टक को सोल्व करिए, फिर इसके साथ में इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्योंकि सब जगह ऐसा नहीं है ना कि आपको साचरी वाला नियम है वो फॉलो होता है। कुछ जगह ही मतलब जैसे आप इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्शन है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, दोनों जगह यूनियन है तो कर सकते हो, दोनों जगह सिमेट्रिक डिफरेंस है तो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे माइनस वाले हैं या एक से यूनियन है एक इंटरसेक्शन है तो वहाँ पे सात चली वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू बराबर आए आपके पास में। तो भाई ए यूनियन बी का आप ले लेते हो और दूसरा आप करते हो कि ए का, फिर पहले आप बी और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हो, फिर इसके साथ यूनियन लो, तो ये वैल्यू बराबर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ज़्यादातर अपने पास में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, यदि नहीं दिया हुआ है कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट करनी है। पहले आप पूरक समुच्चय उसको सोल्व करोगे, फिर सर्वनिष्ठ को सोल्व करोगे और फिर संघ को सोल्व करोगे। जैसे कि अपने पास में ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अपन को उसमें मान लो पेरेंथिस डालना है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपन को शुरू कर सोल्व करना है इसमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सी का कॉम्प्लीमेंट आप सबसे पहले सोल्व करोगे। सी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व कर लोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन आप किसके साथ में लोगे? बी के साथ में इसका इंटरसेक्शन लोगे, और फिर जो यहाँ से आपका बी इंटरसेक्शन आएगा उसका यूनियन ए के साथ लोगे। तो ये आपका सही मेथड होगा। इस तरीके से इनमें अपन पेरेंथिस डालते। ज़्यादातर अपने एग्जाम में क्वेश्चन में क्या होता है कि पेरेंथिस पहले से डाल के देता हूँ। यदि नहीं दिए हुए हैं तो आपको पहले कॉम्प्लीमेंट को करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन होता है उसको करना है, और फिर यूनियन वाले को सॉल्व करना होता। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, कैलकुलेशन होगी लेफ्ट टू राइट। तो आप पहले सी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करोगे, फिर यूनियन इंटरसेक्शन को, और फिर उसके बाद में उसका यूनियन करोगे। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो पहले क्या निकालोगे? ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे सबसे पहले, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद ए और बी का यूनियन निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर इनका यूनियन निकालोगे, तो वो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ज़्यादातर जगह आपको सीधा पेरेंथिस पहले से डाल के देता है, अगला वैल्यू आपसे पूछ लेता है कि आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करोगे? सी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर उनका यूनियन निकालोगे। लेकिन यदि पेरेंथिस नहीं लगाए हुए हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये अपनी कैलकुलेशन। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो एग्जाम में अपने आते हैं, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोई पहला क्वेश्चन कि यदि
ए बराबर अपने को दिया हुआ है 5, 0, 5 और ये अपने को दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन इसमें से दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हों, फिर आपसे पूछता है कि एलिमेंट। तो देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैंने आपको बताया था जो भी कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा हुआ होता है वो हमेशा समुच्चय का क्या होता है, अवयव। चाहे वो कुछ भी लिखा हो दुनिया में, कोई भी चिन्ह हो, वो समुच्चय का क्या होता है, अवयव। कुछ भी लिखा हो चाहे। यदि फाई, सिर्फ फाई ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि एक किसको डिनोट करता है, एक रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है। लेकिन यदि फाई है और ये कर्ली ब्रेसेज के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रहा है, एक अवयव की तरह कार्य कर रहा है। यह एक एलिमेंट है, ग्रीक लेटर है, तो एक एलिमेंट की तरह कार्य करता है। यानी समुच्चय के अंदर यदि फाई लिखा हुआ है तो वो एक अवयव की तरह काम करता है। ना फाई कुछ भी लिखा हो समुच्चय के अंदर, तो जैसे आपको कुछ भी लिखा हो, कोई भी साइन लिखा हो, वो हमेशा एक अवयव की तरह ही काम करेगा, चाहे उसका कुछ भी मीनिंग हो दुनिया में। यदि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो उस समुच्चय का एक अवयव है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको पूछे कि फाई बिलोंग्स टू ए, यदि आपसे पूछता है तो देखिए आपको यहाँ फाई दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। आपसे पूछे कि फाई है वो सबसेट है ए का, तो आपको पता है फाई प्रत्येक सेट का ही होता है, तो ये बात भी सही है। आपसे पूछे कि जीरो बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे जीरो का मतलब वैसे जीरो नहीं मानना आपको, यहाँ जीरो का मतलब है कि जीरो एक अवयव है, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक अवयव हो जाएगा। यदि पूछे जीरो बराबर फाई, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीरो एक एलिमेंट अलग है और फाई है वो एक एलिमेंट अलग है। फाई अलग एलिमेंट है, फाई यहाँ पे ग्रीक लेटर है और जीरो यानी कि गणित का एक लेटर है, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू होती है, ये बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन करो जब, कि ये बराबर नहीं होते। अब अपन आगे की कैलकुलेशन चेक करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आगे के जो अपनी कैलकुलेशन में अगली चीज़ है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कई बार आपको ग्राफ दे देता है और फिर आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है आपके पास में, सबसेट अपने को क्वेश्चन ढूंढना होगा वो। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए सेट आपको दिया हुआ है, ए जो सेट है वो आपको दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, जहाँ पे y बराबर 1/x, जहाँ पे x है वो 0 के बराबर नहीं है और x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये अपने को सेट दिया हुआ है। दूसरा सेट अपने को दिया हुआ है बी सेट, जहाँ अपने को y बराबर दिया हुआ है xy, तो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। और जहाँ पे अच्छा y बराबर है वो -x है और ये x बिलोंग्स टू क्या है, r। तो आपको इसमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये आप चीज़ें ज्ञात करना। तो देखिए जब भी अपने को मैथ में क्या सीखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं और वो उनको किस तरीके से अपने को अटेम्प्ट करना है, ये सीखना है। अब क्वेश्चन में वैल्यू को कुछ भी दे, वैल्यू मायने नहीं रखती, वैल्यू आपको तरीका आता है तो वो वैल्यू चेंज करेगा, कुछ भी करेगा, आप कर दोगे। तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले की वीडियो में कि एफ एक्स बराबर जी एक्स दिया हुआ है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो जहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, वो उनका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा आप क्या बनाओगे, ग्राफ। तो देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाओगे आप y बराबर 1/x का। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। भाई किसी संख्या का 0 में भाग देते हो तो क्या आता है, अनंत। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अनंत। यदि 0 से थोड़ा सा बड़ी संख्या है तब तो आएगा प्लस अनंत, और 0 से थोड़ी छोटी संख्या है तब क्या आएगा, माइनस अनंत। क्योंकि 0 से बड़ी संख्या पे ये संख्या क्या होगी, प्लस में होगी ना। भाई है तो 0 के लगभग टेंस टू 0 है, लेकिन है क्या, 0 से प्लस में, यानी प्लस में है तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। लेकिन 0 से थोड़ी सी छोटी संख्या तो वो टेंस टू तो 0 ही है, लेकिन वो संख्या में चिन्ह किसका आ गया, माइनस का, इसलिए वहाँ पे वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी।
जब अनंत पे जाओगे आप तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब 0 पे आप, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। और 0 के तो आप माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह लगाओ, दोनों वैल्यू क्या आती है, बराबर ही आती है। तो ये आपका इसका ग्राफ बन गया, इसका y बराबर 1/x का। ये आपको ध्यान भी रखना है, y बराबर 1/x का ग्राफ। तो पहला आपने ग्राफ बना लिया y बराबर। अब दूसरा है y बराबर -x। y बराबर -x कहाँ होता है, पहले चतुर्थांश में दोनों का चिन्ह प्लस में होता है, और दूसरे में प्लस माइनस, और चौथे में भी प्लस माइनस। इन दोनों के चिन्ह किसके होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक का प्लस और दूसरे का माइनस। तीसरे में दोनों माइनस, तो तीसरे तो दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब यहाँ पे रेखा बनेगी, वो बनेगी y बराबर x। और y बराबर -x की रेखा कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, y बराबर -x। और वैसे आप ढाल रूप से बनाओ तो देखो, ये थीटा क्या होना चाहिए, 135 डिग्री है, यानी कि tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो y बराबर x की वैल्यू कैसे बनेगी, इसको कोण कितना बनेगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा है और धनात्मक अक्ष से 135 डिग्री का ये कोण बना रही है। तो ये हो गया y बराबर -x। तो देखो अब जब आप इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों का सॉल्यूशन। कहाँ पे ये दोनों के वैल्यू सेम आ रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे सेम बिंदु है x और y के जो दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं एक साथ। तो देखिए कहीं पे कट कर रहे हैं क्या ये दोनों, ये ग्राफ इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, और ये इधर से जा रहा है। तो कहीं भी y बराबर -x और y बराबर 1/x कट नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। यूनियन तो क्या आ जाएगा, दोनों ही आएंगे इसमें, यूनियन में तो y बराबर 1/x वाले पॉइंट में आएंगे, y बराबर -x वाले पॉइंट आएंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। इस तरीके का आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, उनका जो सॉल्यूशन आपको दिया हुआ होगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर पॉइंट आ जाएंगे। इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ कट भी नहीं कर रहे, तो इंटरसेक्शन कितना होगा, 5। यदि ये 2 बिंदुओं पे कट करते तो अपने पास में इंटरसेक्शन में कितने आ जाते, 2 बिंदु। यदि 3 बिंदुओं पे कट करते तो इंटरसेक्शन में कितने बिंदु आ जाते, 3 बिंदु आ जाते। इस तरीके से आपको इनकी कैलकुलेशन करनी होती है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपसे देता है तो आपको इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उनको आपको इस तरीके से सोल्व करो। नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कला संकाय, यानी कि आरट के अंदर कितने बच्चे हैं, आरट में अपने पास कितने बच्चे दिए हुए हैं, 63%। एक कक्षा के 63% विद्यार्थी हैं। उन्होंने क्या ले रखा है, इतिहास। और 76% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, 76% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या ले रखा है, समाज शास्त्र। ये हो गया 76%। तो अपने को ये ऐसा बताना है कि x% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो अपने को इस x की मिनिमम और अधिकतम वैल्यू कितनी होगी वो अपने को क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हो तो x दोनों वाले कितने हो गए, दोनों वाले हो गए, अपने पढ़ा था NA यूनियन B बराबर NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो अपने को क्या, दोनों का मतलब क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B। तो अपने को क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो NA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो गया, NA प्लस NB माइनस NA यूनियन। देखिए NA की वैल्यू कितनी थी, 63%, NB की वैल्यू कितनी थी, 76%। अब देखो अपने को वैल्यू जो अधिकतम और न्यूनतम डिपेंड करता है वो इस पे करता है, और इसको घटा रहे हो तो इसकी अधिकतम वैल्यू कब आएगी, इसकी वैल्यू अधिकतम कब आएगी, जब A यूनियन B क्या हो, न्यूनतम, मिनिमम हो। क्यों, कि आप घटा रहे हो, तो भाई कोई भी संख्या कम से कम घटाओगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी। तो देखो A यूनियन B का न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है, न्यूनतम A यूनियन B की वैल्यू हो सकती है, भाई आपने देखा होगा कि A यूनियन जो B होता है, A यूनियन B वो हमेशा इसकी जो A यूनियन B है उसका सबसेट होता है A, और A यूनियन B का ही सबसेट होता है B, ये आपने देखा होगा। तो A यूनियन B की न्यूनतम वैल्यू हो सकती है कि जो बड़े वाला समुच्चय है, मान लीजिए यदि बड़े वाला समुच्चय यहाँ पे समाज शास्त्र है, तो 76% लोग हैं, इन्हीं के अंदर अपने पास में कौन सा आ जाए, बी वाला जो समुच्चय है, इतिहास वाले जो बच्चे हैं वो इसके अंदर ही, यानी जो 63 बच्चे हैं वो 76 वाले जो बच्चे हैं इनके ही क्या हो,
सबसेट हो, तब इसकी अपने पास में मिनिमम वैल्यू आएगी। यदि एक भी बच्चा इतिहास में ऐसा मिल गया जिसके पास समाजशास्त्र नहीं है, मान लो प्लस एक ऐसा बच्चा जो समाजशास्त्र में नहीं पढ़ता है, तो ये एक बच्चा है, ये भी आएगा और ये 63 बच्चे ये भी आएंगे, तो टोटल कितना हो गया 64। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ सॉरी छिहत्तर वाले बच्चे तो ये आएंगे समाजशास्त्र वाले, प्लस एक ये बच्चा भी आएगा जिसके पास में समाजशास्त्र नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो टोटल कितने हो गए 77 हो गए। यानी कि वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 76। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 76, तो इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी की, एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 63। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63। और ये अधिकतम वैल्यू कब आएगी इंटरसेक्शन बी की, यदि ए है वो सबसेट हो जाए किसका, बी का। यानी कि जो अपने पास 63% बच्चे हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाए, समाजशास्त्र में आ जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अधिकतम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये पूरे पूरे इतिहास वाले बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे। अधिकतम वैल्यू कितनी हो गई 63। अब बात करते हैं न्यूनतम वैल्यू की। न्यूनतम वैल्यू होने के लिए, न्यूनतम वैल्यू होने के लिए इसका अपने पास में जो यूनियन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अधिकतम। यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा मान होगा तो अपन क्या करेंगे, एन ए प्लस एन बी में से, एन ए प्लस एन बी में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो ये वैल्यू कैसे आएगी, न्यूनतम आएगी। अब इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, ए यूनियन बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है बताओ, एन ए यूनियन बी का अधिकतम मान कितना हो सकता है। भाई टोटल क्लास में कितने बच्चे होते हैं 100, अधिकतम कितने हो सकते हैं ए यूनियन बी 100। यानी कि ए यूनियन बी में से अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है 100, तो अपने पास वैल्यू थी 76 प्लस 63 माइनस 100, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 39। भाई अधिकतम बच्चे 100 ही हो सकते हैं ना, सबसे जाइए भाई ए यूनियन बी के अंदर कितने बच्चे आ सकते हैं 100, क्योंकि 100 से ज़्यादा क्लास में पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने पास में कितना आ गया 39%। यानी ए यूनियन बी अधिकतम किसके बराबर हो सकता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो सकता है, यूनिवर्सल सेट से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो गई वो 100 और इसके बाद अंदर आप रखेंगे 39%। यानी जो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो अधिकतम हो सकती है 63% और इसके बराबर हो सकती है, और न्यूनतम हो सकती है 39% और इसके बराबर। इससे कम वैल्यू संभव नहीं है और इससे ज़्यादा संभव है। इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पास में मान लीजिए एक समुच्चय दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 ऐसे मान लो n तक अवयव दिए हुए हैं। इसके अपने को क्या बनाने हैं, सब सेट बनाने हैं। एक तो पूछता है असंयुक्त, असंयुक्त उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों, पहला इसमें पूछता है क्रमित युग्मों की संख्या, क्रमित युग्मों की संख्या। दूसरा इसमें से आपको पूछता है अक्रमित युग्मों की संख्या, अक्रमित युग्मों। असंयुक्त उप समुच्चय बनाने आपको दो और उनमें आपको पूछता है क्रमित युग्मों की संख्या और अक्रमित युग्मों की संख्या। देखिए आप ए उप समुच्चय बना रहे हो और एक उप समुच्चय बना रहे हो बी, ये असंयुक्त है, इंटरसेक्शन कितना आना चाहिए 5। तो देखिए आप कुछ अवयव ले लोगे ए में और कुछ अवयव ले लोगे बी में, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में अवयव एक है, पहला अवयव, तो इसकी अपने पास में कितनी चॉइस है कि या तो ये ए के अंदर आ जाए, या ये किसके अंदर आ जाए बी के अंदर आ जाए, या ये किसके अंदर आ जाए दोनों के अंदर ही ना आए। तो इसके पास कितनी चॉइस हो गई, 3 चॉइस हो गई। भाई पहला अवयव है इसकी अपने पास चॉइस है कि या तो ये ए वाले अवयव के अंदर आ जाए, यानी ए जो उपसमुच्चय है उसके अंदर आ जाए, या बी वाला उपसमुच्चय है उसके अंदर आ जाए, या यह दोनों के अंदर ही नहीं आए। तो इसकी कितनी चॉइस हो गई, 3 चॉइस हो गई। यानी कि जितने भी अपने पास में अवयव है उनके लिए अपने पास 3 चॉइस है। तो मैथमेटिकल फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि सब काम को एक साथ किया जाए तो इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी कि पहले के लिए 3 चॉइस, दूसरे के लिए 3 चॉइस, तीसरे के लिए 3 चॉइस और एनवे के लिए भी कितनी चॉइस हो जाएगी, 3 चॉइस। तो टोटल अपने पास में हो गई 3 की पावर n, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि अक्रमित युग्मों की संख्या, यानी इसमें क्रम का महत्व है नहीं हो, और एक पूछता है क्रमित युग्मों की संख्या। तो क्रमित युग्म तो कितना हो गई 3 की पावर n, तो अक्रमित युग्मों की संख्या कितनी हो गई 3 की पावर n। अब देखो 3 की पावर n अपन ने लिए,
इसमें से देखो आधे अवयव तो भाई, यदि एक और दो मान लो आप ले रहे हो और दो और एक ले रहे हो, तो ये देखो इन दोनों का ये क्या कह रहे हैं, अक्रमित युग्मों की संख्या है। तो अक्रमित का मतलब ये दोनों को क्या मान रहा है, एक ही मान रहा है। भाई इसमें क्रम का महत्व होगा तो ये अलग होगा और ये वाला वैल्यू अलग होगी, लेकिन जब क्रम का महत्व नहीं है तो ये वैल्यू भी सेम होगी और ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी। इसलिए कितने हो गए टोटल जो अवयव है उनमें आप क्या कर दो, एक से करके और किसका भाग दे दो, दो का भाग दे दो। लेकिन जब आप इसमें दो का भाग दे रहे थे तो एक चीज अवयव, एक अवयव इसमें आया था 5, यानी पहले में से आपने कोई नहीं लिया और दूसरे में भी आपने कोई भी अवयव नहीं लिया था, तो ये भी आया था। तो ये देखो आप, ये वाला जो अवयव है वो कितनी बार है, इसमें से अपने को क्या करना पड़ेगा, जब आप इसमें ऐड कर रहे थे 3 की पावर n, तो इसमें से एक अवयव तो ऐसा ही है जिसका क्रम क्या रहेगा, तो आप इसको पहले क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। फिर आप ये जो क्रमित युग्म है ये एक बार यहाँ पे एक बार तो शामिल करोगे ही करोगे आप इसको एक बार पहले, क्योंकि इसमें क्रम का क्या भाई, इस ये कर दो या ये कर दो, ये अपने पास में दोनों में क्या सेम ही व्यवहार है। इसलिए जो 3 की पावर n वाले जो बाकी सारे अवयव थे, यानी उसमें से अपन ने क्या कर दिया, -1 कर दिया, कौन सा अवयव 5,5, और इसमें भाग दे दिया 2 का। लेकिन इसको आपको एक बार तो शामिल करना ही है, तो आपने एक बार शामिल कर दिया और इसकी कैलकुलेशन करी, तो आ गई 3 की पावर n प्लस 1/2। तो अक्रमित युग्मों की संख्या पूछे आपसे तो वो तो हो जाएगी 3 की पावर n प्लस 1/2, और यदि आप पूछे क्रमित युग्मों की संख्या वो हो जाएगी 3 की पावर n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना। तो इस तरीके से अब आपको n की कोई भी वैल्यू दे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको ये समझ में आ गया तीन क्यों लिया, क्योंकि एक अवयव है उसके पास चॉइस है कि वो तो या तो एक के अंदर आ जाए या बी के अंदर आ जाए या दोनों के अंदर ना आए। भाई चौथी चॉइस थी कि दोनों के अंदर आ जाए, यदि दोनों के अंदर आ जाएगा तो फिर इंटरसेक्शन में आ जाएगा, लेकिन अपने को इंटरसेक्शन तो क्या चाहिए, हाई चाहिए। इसलिए उसके पास कितनी चॉइस है, तीन ही चॉइस थी, या तो ए में आ जाए, बी में ना आए, या बी में आ जाए ए में ना आए, या दोनों में ना आए। इंटरसेक्शन में कितना आएगा, उसका हाई ही आएगा। तो इस प्रकार ये अवयव कितने हो गए, तीन चॉइस थी, प्रत्येक के लिए 3 की पावर n। यदि क्रम का महत्व है तब तो 3 की पावर n आ जाएगा, और यदि क्रमित युग्म यानी अक्रमित युग्म पूछे क्रम का महत्व नहीं है तो 3n + 1/2 इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये वाला, तो आप इनकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने से और पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है अपना, और कोई क्वेश्चन है इसमें, बस यही अपने पास में, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उनको। कोई बड़ा क्वेश्चन इसमें से मतलब ऐसे नहीं है जो अलग से सोचना पड़े, नॉर्मल ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक ये बाइनोमियल वाला क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हो कि यदि x बराबर 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 n बिलोंग्स टू, एक तो ये दिया हुआ है और y अपने को सेट दिया हुआ है 9 का गुणज 9n-1, यानी 9 का गुणज दिया हुआ है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अपने को पूछा है कि x यूनियन b में कितने एलिमेंट आएंगे, x यूनियन y। तो देखिए सबसे पहले x वाला जो सेट है उसको सॉल्व करते हैं अपन। तो x वाले सेट को जब आप सॉल्व करोगे तो आप 4 को लिख सकते हो, 4 4 है उसको आप लिख सकते हो 3 + 1। तो 4 को क्या लिख सकते हो, 3 + 1, 3 + 1 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 से लिख सकते हो। अब इसका आप बाइनोमियल थ्योरम से क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहला पहला NC0 वैल्यू कितनी होती है 1, और 3 की पावर 1 की पावर कितनी आ जाएगी n, 1 की पावर n आ जाएगी तो कितनी होगी 1। दूसरे में आप क्या करोगे, प्लस 3 की पावर तो कितनी हो जाएगी 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी n-1, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा NC1। फिर ऐसे आगे करोगे तो NC2, 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। ऐसे आगे से आगे आप चलते जाओगे और लास्ट में आ जाएगा NCn, और 3 की पावर भी कितनी आ जाएगी n। और उसमें से अपने को क्या करना है, -3n और -1। तो देखो -3n और ये पहले दो जो पार्ट है इनमें से
कैंसिल हो गए, क्योंकि एन सी वन की वैल्यू भी आप करोगे तो फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस वन के बराबर आएगी, और उसको आप ऊपर वाले को लिख सकते हो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बट्टा एन माइनस वन। एन माइनस वन से कट गया तो ये कितना आ गया 3n, तो ये कितनी आ गई 3n, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, बच गया अपने पास में ये। अब देखिए 3 की पावर n, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 एन सी टू, प्लस आगे करोगे क्यूब, क्यूब में भी 9 आएगा तो मैंने 9 बाहर ले लिया, आगे आएगा 3nc3, प्लस ऐसे आगे चलते जाओगे, ये आ जाएगा लास्ट में 3 की पावर n माइनस टू। तो देखिए ये पूरी जो संख्या है वो किसका गुणज है, 9 का गुणज है, यानी 9 का क्या आएगा गुणज, और ये जो ऊपर वाली जो संख्या है वो भी, जो y वाला जो सेट है अपने पास में, वो भी क्या आ रहा है, 9 का गुणज ही आ रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे n की वैल्यू है 2 से बड़ी, तो ये भी किसका आ रहा है, n का गुणज आ रहा है, और जो y का जो है वो भी क्या है, n का ही गुणज है। इसलिए अब जब आप इनको सोल्व करोगे n माइनस वन को आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा y बराबर, n की वैल्यू आप जीरो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 0, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 9, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 18। इस तरीके से 9 के गुणा जाएगा। लेकिन जब आप x वाले सेट की वैल्यू सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन रही, क्योंकि इस अंदर वाली जो संख्या की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ रही। तो ये क्या हो जाएगा, y वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है। और तो x वाला सेट है वो किसका सबसेट हो जाएगा, y वाला सेट का। भाई इसमें 9 के कुछ गुना जाएंगे, क्योंकि इनमें तो क्या करोगे, n की वैल्यू आप 1 2 3 कंटिन्यू रखते जाओगे तो 9 के सारे गुना जाएंगे, और जब y वाला जब सोल्व करोगे उसके अंदर n के कुछ गुना जाएंगे, कुछ संख्याएं नहीं आएगी। तो बड़ा सेट कौन सा हो गया, y वाला हो गया, और y वाले के अंदर कंटेन हो गया कौन सा सेट, x वाला। तो जब आप इनका यूनियन लोगे तो क्या आएगा, y ही आएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास में y। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गए अपने इंटरसेक्शन और पावर सेट और ये सारे। अब अपने पास बनता है रिलेशन वाला और कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।